हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और आज बात करेंगे भूकंप के शॉर्ट नोट्स। ठीक है। और शॉर्ट नोट्स का मतलब मेरा ये है कि जैसे मैंने चीज़ें याद की हैं और जो चीज़ें मैंने जिस टाइप से उतारा है मैं वही आपके साथ मतलब वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है। जैसे चीज़ें मुझे समझने में आसानी हो रही है या मुझे लगता है कि हम मैं ऐसे लिखा हुआ समझ सकती हूँ, मैंने चीज़ों को वैसे उतारा है। ठीक है। शॉर्ट नोट्स का तरीका अपना अपना सबका अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन एक रिविज़न के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करें, हम टॉपिक कर रहे हैं हमारा भूकंप। और भूकंप का अर्थ है भू मतलब धरती और कंपन मतलब कंपन यानी कि भूमि में होने वाला कंपन। तो अगर हम इसको हमारे शब्दों में बोलें तो पृथ्वी की भूगर्भिक यानी कि भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जो ऊर्जा का निष्कासन होता है उससे होने वाला जो कंपन होता है उस कंपन को हम भूकंप नाम देंगे। ठीक है। इसकी उत्पत्ति किस लेकिन इसकी उत्पत्ति से पहले कई टर्म्स होते हैं जो भूकंप में यूज होते हैं। जैसे हमारा सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी किसको कहते हैं? जिसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी जिसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। होमोसिस्मल जिसमें क्या होता है कि भाई एक समान समय में भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होती है होमोसिस्मल। जैसे प्रघात शॉक, भूकंप से होने वाला जो कंपन होता है उसको बोलते हैं। भूकंप मूल क्या होता है? पृथ्वी का जो आंतरिक भाग जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम भूकंप मूल या भूकंप अवकेंद्र कह सकते हैं। भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल का वह निकटतम स्थान जहाँ सर्वप्रथम भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं। भूकंप की तरंगों से मतलब है कि सर्वप्रथम भूकंप की तरंगें जहाँ पहुंचती है, इसका मतलब है कि वहाँ विनाश भी सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि धरातल पर ही तो ज्यादा नुकसान होता है ना पृथ्वी का। जैसे घरों का ढहना हो गया, लोगों का मतलब घर ढह जाते हैं तो उसमें लोग मर जाते हैं, पशु पक्षियों का होता है, खंबा गिर जाना, पेड़ गिर जाना। तो जब धरातल पर जो अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र का मतलब यही है कि भाई भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल का वह निकटतम स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं। ठीक है। जब वे तरंगें पहुंचेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विनाशकारी करेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूकंप से सर्वाधिक जो विनाश होता है वो कहाँ होता है? अपने अधिकेंद्र पर होता है। और इससे दूर दूर जाने पर नुकसान की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे जो हमने उतार रखा है उसे, सिस्मोलॉजी, होमोसिस्मल, प्रघात, भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र के। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भूकंपीय तरंगों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। कौन सा? भूगर्भिक और धरातलीय। ठीक है। भूगर्भिक तरंगे नाम से स्पष्ट है, भू मतलब धरती और गर्भिक मतलब उसके अंदर होने वाली, मतलब अभी अपन ने पीछे बात की थी कि भूगर्भिक मतलब जो अंदर हलचल होती है आंतरिक शक्तियों की वजह से उनको, तो यानी कि ये कहाँ हो रही है? इसके आंतरिक भाग में हो रही है। और ये कौन सी है? पी व एस तरंगे। ठीक है, पी व एस तरंगे हैं जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं, वो तरंगे हैं पी और एस। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में हुआ, तो हो गया धरातल, धरातलीय भाग, आंतरिक भाग व चट्टाने। ठीक है, यानी कि ये जो धरातलीय तरंगे हैं ये कहाँ चलती है? हमारे आंतरिक भाग व चट्टानों के बीच में होती है। ठीक है, और जब ये आंतरिक भाग और चट्टानों के बीच में ये क्रिया होती है तो क्या होती है? इसका जो प्रभाव होता है वो हमारे धरातल पर देखा जाता है। तो इसको हम कहेंगे एल तरंगे, जिसे हम कह सकते हैं मुख्य कंपन। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम जो हल्का कंपन महसूस होता है वो कहाँ होता है? हमारे पी पर। उसके बाद जो द्वितीय कंपन होता है वो हमारे होता है एस पर। और जो भारी कंपन होता है वो हमारे होता है एल पर। इसलिए हम कहते हैं एल से लॉस। एल से लॉस मतलब सबसे ज्यादा हानि कहाँ हो रही है? हमारी मुख्य तरंगों से हो रही है। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे गति के आधार पर। ठीक है, तो गति के आधार पर कितने भागों में बांटा? फिर से इसको तीन भागों में बांटा। पहले भाग की बात करें, प्राथमिक, प्राथमिक भी बोल सकते हैं, पी तरंगे, दबाव, अनुदैर्ध्य। दबाव क्यों? क्योंकि नीचे से दबाव सबसे पहले उस पर लगता है, उसके बाद तो ऊपर ऊपर तो हल्का होता जाता है। अनुदैर्ध्य। ठीक है, चलिए, याद हम कैसे कर सकते हैं कि देखिए, अनुदैर्ध्य, दबाव, पी और प्राथमिक, पै से प्राथमिक, पै से पी। ठीक है, प्रेशर मतलब दबाव। ठीक है, और दबाव में क्या हो जाता है? हमारे धक धक होने लग जाती है। ठीक है, धक धक होने लग जाती है। तो देखिए, इनकी गति कैसी होती है? सबसे तीव्र होती है इनकी गति। प्राथमिक तरंगों की जो गति है वो कैसी होती है? सबसे तीव्र होती है। इनकी जो औसत गति है वो होती है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद इनके किस किस में ये मतलब ये किस किस भाग में गुजर सकती हैं? तो ये अपने लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों भागों से गुजर सकती हैं। ठीक है, ये कैसे गति करती है? तो ये पी तरंगों में जो अणुओं की गति होती है उसके लहर के समानांतर गति करती हैं। ध्वनि तरंगों के समान गति करती है, ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। ठीक है,
उसके बाद ये किस रूप में का जो इसका जो आंतरिक भाग होता है उसमें किस रूप में चलती हैं, तो अवतल भाग में चलती हैं। यानी कि सबसे तीव्र चलती है, लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में चल सकती हैं, समांतर रूप से चलती हैं, ध्य से ध्वनि, ध्य से धैर्य, ध्वनि तरंगों की तरह चलती हैं, ठीक है, और अवतल के रूप में होती हैं। चलिए उसके बाद आती है हमारी द्वितीयक OS गौण या आडी। आडी तो देखो, अब इनकी बात करें अपन, इसकी बात हो गई, तो ये जो होती हैं ये किस में चलती हैं, केवल ठोस भाग से गुजरती हैं। जो हमारा ये तो लिक्विड सॉलिड गैस तीनों से गुजर रहा था, ये किससे है, ठोस से, ठीक है। तो ठोस भाग केंद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है, यानी कि वो तरंगे थी वो हमारे केंद्र तक पहुंच पाती है, लेकिन ये तरंगे क्रोड जो है ये तरल अवस्था में होने के कारण क्या होता है कि ये हमारे जो केंद्र होता है वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। अणुओं की गति समकोण पे होती है, कैसी होती है, समकोण होती है, और मध्यम गति से चलती हैं। ये तो तीव्र गति से चलती हैं, ये मध्यम गति से चलती हैं। इनकी औसत गति क्या है, 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये भी हमारे किस रूप में करती हैं, अवतल के रूप में तरंगे चलती हैं। ये वो भी अवतल के रूप में चलती हैं, ये भी तरंगे अवतल के रूप में चलती हैं। वे तीनों में, ये सिर्फ ठोस में जा सकती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम हमारी लंबी एल और धरातलीय तरंगे। देखिए इसकी तीव्र थी, इसकी मध्यम गति थी, और इसकी कैसी हो जाएगी, सबसे कम गति हो जाएगी, ठीक है। औसत गति क्या है, 3 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी 4.5 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर पूछे सबसे तीव्र है और हमने ये याद कर ली तो सिंपल सी बात है, ये 7.8 पे है तो सबसे तीव्र होगी, ये 4.5 है तो उससे कम होगी, और ये तीनों तो कैसे याद करेंगे, 7 8 4 5 3, एक बार बोलेंगे याद हो जाएगा, 7 8 4 5 3, ठीक है। आडी तिरछी चलती है, विनाशकारी होती है, और उत्तल रूप में पी तरंगों के जो अनुसार ये उत्तल रूप में चलती हैं। ये दोनों अवतल रूप में चलती हैं, ये उत्तल रूप में चलती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। तो भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहने वाला जो क्षेत्र होता है, भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहने वाला जो क्षेत्र होता है, जहां तक भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। 105 डिग्री से 145 डिग्री, 105 डिग्री से 145 डिग्री, और 103 से 143, ठीक है, ये तो होती है पी तरंगों का क्षेत्र, ठीक है। और 105 डिग्री से 180 डिग्री ये होता है हमारा एस तरंगों का क्षेत्र। देखिए इस तरंगों का, ये जो तरंगे हैं पी तरंगे और एस तरंगे, तो पी तरंगों का क्षेत्र तो 105 से 145 या 103 से 143, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और एस तरंगों का जो क्षेत्र होता है वो 105 से 180 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन जो एस तरंगों का क्षेत्र है वह पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत होता है, जो एस तरंगों का क्षेत्र है, जब क्षेत्रफल जब बनेगा तो कितना बनेगा, जो पृथ्वी का है वो 40% बनेगा, ठीक है, और पी से बड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन एस तरंगे 105 से ज्यादा नहीं पाई जाएंगी। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम गति के आधार पर। तो देखिए गति के आधार पर, तो गति के आधार पर भूगर्भिक तरंगे बढ़ती गति के अनुसार, जब बात बढ़ती गति की हो रही है, यानी कि गति बढ़ती जा रही है, यानी कि जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, कम का पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पीजी 5.4 किलोमीटर पर सेकंड, एसजी 3.3 किलोमीटर पर सेकंड सबसे ऊपरी परत, पी स्टार 6.7 किलोमीटर पर सेकंड, 4.0 किलोमीटर पर सेकंड मध्यवर्ती परत, पी 7.8 किलोमीटर पर सेकंड, एस 4.5 किलोमीटर पर सेकंड। इसको हमने यहाँ भी याद कर लिया और यहाँ भी याद कर लिया। निचली परत है सबसे तीव्र गति से चल रही है 4.5, इसको भी हम कैसे याद कर सकते हैं, 2 4 बार बोलेंगे। 5 4 के बाद में क्या आता है 3, और 6 और 7 4, ये एक याद करना पड़ेगा, ठीक है। 5 4 3 3 6 7 4 7 8, 5 4 6 7 7 8, इनको तो ऐसे याद कर लो, पी को 3 3 4 5, 3 3 4 4 5 4 6 7। अगर आप अपने तरीके से मतलब इसको याद कर सकते हो, मुझे ये चीज़ लग रहा है कि हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो महीन जानकारी है वो आप पढ़ लोगे। पी स्टार के बारे में किसने बताया, कोनार्ड ने बताया, और एस स्टार के बारे में किसने बनाया, जेफरीज ने बताया, ठीक है। अब देखो भूकंपीय तरंगे जो होती हैं उनकी गति एवं चट्टानों के मध्य के घनत्व के मध्य में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी
कि जब पृथ्वी की मतलब जो चट्टानें होती हैं उनका घनत्व बढ़ता है तो जो भूकंपीय तरंगों की गति भी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। चलिए, उसके बाद हम कहते हैं रिएक्टर स्केल और मर्सेली स्केल। देखिए इसमें मतलब इतनी ही चीज़ें लिखी हैं कि ये छोटे से छोटे नोट्स बन पाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो एक मिनट देखिए। चलो, अब देखिए मतलब भूकंप मापने के स्केल थे। ठीक है, कितने स्केल थे? 2 स्केल थे। पहला स्केल कौन सा था? रिएक्टर स्केल था। दूसरा कौन सा था? मर्सेली स्केल था। तो रिएक्टर स्केल क्या था? तो देखिए 1935 में फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। यह जो स्केल है ये कैसा है? मात्रात्मक है या संख्यात्मक पैमाना है। ठीक है, इसमें जो अंकीय मान होता है वो कितना होता है? 0 से 10 होता है। एक अंक में वृद्धि होने पर, अगर एक अंक में भी वृद्धि होती है तो आयाम कितना गुना बढ़ता है? 10 गुना। और ऊर्जा कितने प्रतिशत? 31.5 गुना ऊर्जा का निष्कासन होता है और विश्व में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब 1935 में किसने दिया? फ्रांसिस रिएक्टर ने दिया। मात्रात्मक और संख्यात्मक पैमाना है। निष्कासित होने वाली जो ऊर्जा है उसको संख्यात्मक मान से दर्शाया जाता है, इसलिए इसको संख्यात्मक या मतलब संख्यात्मक या मात्रात्मक पैमाना कह सकते हैं। अगर एक अंक में यानी कि 6 और अगर 6 से 7 हो रहा है तो वृद्धि आयाम 10 गुना बढ़ेगा और ऊर्जा कितनी होगी? 31.5 गुना ऊर्जा का निष्कासन होगा और विश्व में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे हम मर्सेली स्केल की। चलिए, तो देखिए मर्सेली जो स्केल है 1902 में 1902 में मर्सेली ने किया था। ठीक है, लेकिन 1932 में वुड व न्यूमैन ने इसमें क्या किया? संशोधन कर दिया। ठीक है, और संशोधित करके इसको मर्सेली स्केल के रूप में विकसित कर दिया था। उसमें अंकीय मान 0 से 10 था और इसमें जो अंकीय मान होगा वो 1 से 12 होगा। ये जो था ये अंकों के आधार पर, जैसे 6 से 7 हो रहा है, लेकिन ये गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक आधार पर यानी कि विनाश के आधार पर, यानी कि भूकंप से पहले की वहां स्थिति क्या थी और भूकंप के बाद में क्या स्थिति रही है, कितने मतलब अब देखो भूकंप के जो चीजें हैं, भूकंप से क्या क्या होता है वो हम सबको पता है, तो उस चीज को बताने से, वीडियो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो चीजें लिखी हुई हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। गुणात्मक और विनाश के आधार पर पैमाना किया जाता है। कहाँ उपयोग में लिया जाता है? यूएसए में। 2 स्केल है, रिएक्टर स्केल, मर्सेली स्केल। रिएक्टर स्केल 0 से 10, 1 से 12, मात्रात्मक, संख्यात्मक हो गया, ये हो गया हमारा गुणात्मक हो गया। ठीक है, उसको जो ऊर्जा निष्कासन हो रही है उसके आधार पर किया जाता है, जबकि इसको हम वहां जो विनाश है उस विनाश के आधार पर हम इसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद आई हमारी बात भूकंप उत्पत्ति के कारण। तो भूकंप उत्पत्ति के जो कारण है, वैसे तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने वो ही कारण लिखे हैं जो मुझे लगे लिखने चाहिए। बाकी तो देखो छोटे छोटे जो कारण होते हैं, कई होते हैं, पृथ्वी का लगातार ठंडा होना, सिकुड़ना, ज्वालामुखी उद्गार, वलन, भ्रंशन, समस्थिति, भू संतुलन, जलीय भार। ठीक है, और जो मतलब नदियों पर मानव बांध बनाए जाते हैं उनके लिए भी ऐसा कहा गया है। मतलब एक जगह है जहाँ 11 दिसंबर 1967 को कोयना में एक भूकंप आया था, उसके बारे में एम एस जो कृष्णन थे उन्होंने ये बात कही थी कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने जो कोयना नदी उसके ऊपर बांध बना लिया और उस बांध के कारण भूकंप आया। ठीक है, तो वो कई रीजन है, लेकिन मैंने वही रीजन लिखे हैं जो शायद मुझे मतलब ऐसे याद, मैं किसी को भी याद नहीं हो रहे थे या जो भी है वो। ठीक है, या थोड़े से ऐसे लगे भाई वो अपने आप में विस्तृत रूप से थे इसलिए लिख लिए मैंने ना। तो वो हमारे यहाँ प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत एच.एफ. रीड ने दिया, प्लेट विवर्तनिक क्रिया, परमाणु परीक्षण और भू संकलन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रत्यास्थता। हम देखिए साइंस में हमने पढ़ा होगा कि रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण होता है। प्रत्यास्थता मतलब कि वो किसी चीज मतलब खींचता है वो। ठीक है, तो वही बात ये कहना चाहिए कि चट्टानों में लोचकता का गुण पाया जाता है और इसके अनुसार चट्टानें एक सीमा तक फैलती तथा उसके बाद भ्रंशन की क्रिया से चट्टानें जो होती हैं वो टूटकर और पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? चट्टानों में कंपन आता है और जिससे क्या हो जाता है? भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। समझ गए ना? प्रत्यास्थता से क्या होता है कि लोचकता का गुण होता है कि जब बार बार प्रेशर पड़ता है तो एक सीमा के बाद जो वो प्रेशर सहन नहीं कर पाती हैं तो वो क्या करती हैं? अभी टूट जाती हैं और टूट कर जो वो पुनः स्थिति में आने के लिए जो क्रिया करती है उस क्रिया से क्या बन जाता है? हमारे भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रत्यास्थ पुनर्चलन। प्लेट विवर्तनिक क्रिया है, जो प्लेट विवर्तनिक क्रिया देखो ये अलग से अपने टॉपिक है और आप लोग मतलब पढ़ लेना, मतलब पढ़ ही लोगे यार, इतने समझदार हो आप लोग, मैं तो क्या ही बोलूँगी, पढ़ लेना लेकिन मतलब पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो क्या ही मतलब छोटा सा है, इसको
वैसे तो अपने आप में ये टॉपिक है, तो वहाँ पढ़ोगे तो पढ़ लेना। मैं ये तो उत्पत्ति के कारण थे, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख लो एक बार। चेतावनी सुनामी प्रणाली, ठीक है, 15 अक्टूबर 2007 को हैदराबाद में INCOIS भूकंप, मतलब ये जो चेतावनी सुनामी प्रणाली मतलब भूकंप की जो चेतावनी आती है उसके लिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब भाई जो भी पहले से आए तो लोगों को चेतावनी के रूप में इसका विकास किया गया था। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो 15 अक्टूबर 2007 को हैदराबाद में इसका जो केंद्र स्थापित किया गया है, और इसको हम कहेंगे INCOIS, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। जब ओशन नाम आ गया तो समुद्री उस बात से हम चले गए इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो देखिए इसकी और दो लें। भूकंप भूगर्भ में जहां से उत्पन्न हो उसको हम फोकस कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिस्मोलॉजी, होमोलॉजी। ठीक है, फोकस यानी कि मूल केंद्र। ठीक है, पृथ्वी पर जहाँ सर्वोत्तम प्रभाव होता है अधिकेंद्र होता है, सतत विनाश पे हमारे अधिकेंद्र पर होता है क्योंकि हम धरातल पर रहते हैं। ठीक है, भूकंप पर रिएक्टर स्केल किसको कहेंगे, सिस्मोग्राफ को। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये चीजें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि भूकंप क्या है, सिस्मोग्राफी क्या है, होमोसिस्मल क्या है, प्रगात शोक क्या है, जो भूकंप से आने वाली जो तरंगे होती हैं वो चीजें थी। चलिए नेक्स्ट आगे चल। चलिए अब हम बात करेंगे भूकंप के प्रकार की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा भूकंप है वह प्राकृतिक और कैसे हैं, कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृतिक कौन कौन से हैं, विवर्तनिक भूकंप, संतुलन मूलक और ज्वालामुखी भूकंप। और कृत्रिम कौन से हैं, नियात भूकंप, बांध जनित भूकंप और विस्फोट भूकंप। ठीक है, ये तो हमारे छोटे से रूप में है। विवर्तनिक रूप से मतलब जो प्लेट विवर्तनिक क्रिया होती है उसके आधार पर जब आते हैं वो, और जो संतुलन है वो जो समस्थिति या भू संतुलन की दशा में जो भूकंप आते हैं वो हो गए। ठीक है, और ज्वालामुखी जो हमारे ज्वालामुखी उद्गार से होते हैं। ठीक है, कृत्रिम हो गए जो हमारे नियात भूकंप है, ये जो हमारी खनन क्रिया से आता है। बांध जनित मतलब बांध जनित, जब बांध बन रहा है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं जल का संबंध है, जलीय भार से है। और विस्फोट भूकंप जब भी हमारे जो परमाणु परीक्षण या ऐसी चीजें जो होती हैं उनसे क्या होता है, हमारे विस्फोट होता है, तो विस्फोट भूकंप हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें हम गहराई के आधार पर। तो देखिए गहराई के आधार पर, सामान्य गहराई के आधार पर जब भूकंप आते हैं तो वो होते हैं 0 से 50 किलोमीटर तक की गहराई में। ठीक है, उसके बाद मध्यम गहराई जो होती है 50 से 250 किलोमीटर। उसके बाद अत्यधिक जो होती है वो 250 से और 720 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो भूकंप है इसको हम कौन सा भूकंप भी कह सकते हैं, प्लूटोनिक भूकंप भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक भूकंप सामान्य गहराई से आते हैं। कौन सी गहराई से आते हैं, इससे आते हैं सर्वाधिक भूकंप। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम स्थिति के आधार पर। तो स्थलीय भूकंप, सागरीय भूकंप और सुनामी भूकंप। नाम से ही हम समझ पा रहे होंगे कि जो स्थलीय भूकंप होते हैं वो स्थल पर आते हैं। सागरीय भूकंप होते हैं वो कब आते हैं, जब महासागरीय भागों में भूकंप आने से सागरीय लहरों की उत्पत्ति होती है, तो उस टाइम जो सुनामी लहरें बनती है उनसे आते हैं। उसके बाद सुनामी भूकंप, सुनामी तो अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हम। अभी आया था एक बार सुनामी लहर, एक्चुअली याद तो इतना नहीं है लेकिन एक बार आया था, ऐसे कुछ है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे हम वितरण की। तो देखो वितरण हम देखते हैं, हमारा वितरण, ये देखो वितरण बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे छोटे रूप में लिखने की कोशिश की है, शायद खूब छोटे रूप में, कि रिवीजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, है ना। तो देखो चलो वितरण की बात करें हम, तो देखो सबसे पहले वितरण है परिप्रशांत मेखला। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, परि चारों ओर, प्रशांत मतलब महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया का तो पूर्वी भाग तथा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग आता है, पश्चिमी भाग। समझ गए होंगे, परि प्रशांत, प्रशांत परि मतलब चारों ओर, प्रशांत मतलब महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का पश्चिम भाग। ठीक है, 63% विश्व के 2/3 भूकंप, यानी कि जो स्पष्ट लाइन है वो ये है कि यहाँ यानी कि इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वी प्रशांत मेखला में विश्व के लगभग 63% या कह सकते हैं कि जितने भी भूकंप आते हैं उनका 2/3 हिस्सा कहाँ आता है, इस क्षेत्र में आता है। ठीक है,
कारण क्या होते हैं? तो कारण देखिए, जल व स्थल का मिलन क्षेत्र, ठीक है, जहां जब मिलन होगा, ठीक है, जल व थल का मिलन होगा तो जल थल पे तो रुकने से रहा। अब बारिश होती है तो भी क्या होता है, जैसे पानी बारिश आती है तो धीरे धीरे धरती क्या करती है, उस पानी को सोखती है। वही बात यहाँ पे है कि जल व थल का जो मिलन क्षेत्र होता है वहां क्या धीरे धीरे जल रिस रिस कर नीचे जाता है, ठीक है। और जो पृथ्वी की ऊष्मा के प्रभाव से जब वो जल नीचे नीचे जाएगा, गर्मी में जाएगा, तो वो जल क्या होगा, गर्म होगा। और जब वो गर्म होगा तो किस रूप में बाहर निकलेगा, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। और जब वो जलवाष्प में रूप में बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, धरातल को तोड़कर बाहर निकलता है, ठीक है। और जब धरातल का टूटना या धरातल का कंपन, धरातल में कंपन ही क्या कहलाता है, हमारा भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है। तो देखिए बहुत मतलब बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में इनकी एक पेज में हमने भूकंप को पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। और आधे घंटे में हम भूकंप का आराम से रिवीजन कर सकते हैं। पर ये प्रशांत मेखला समझ गए होंगे कि प्रशांत महासागर के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ एशिया ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का पश्चिम भाग, 63% विश्व के भूकंप यानी कि 2/3 हिस्सा जो भूकंप का होता है वो यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जल व थलन का मिलन क्षेत्र, प्लेटों का टकराना। प्लेटों का टकराना होता है प्लेटों का अभिसरण होता है, यानी कि दो प्लेटें होती हैं वो आमने सामने होती है। अपसरण में क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं वो दूर दूर जाती हैं, ठीक है। नवीन वलयीय पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार का क्षेत्र होना, ये सारी चीजें। वितरण क्षेत्र कितने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद बात करें हम मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी मध्य है तो मध्य से याद रख लो, भू मतलब भूमि के मध्य का क्षेत्र हो गया ना, भूमध्य यानी कि भूमि के मध्य का क्षेत्र, तो क्या हो गया, भूमध्य। तो देखो भूमध्य सागर से, कहां से, भूमध्य सागर से, यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी है तो भूमध्य सागर से तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया में क्या होता है, प्रशांत मेखला से, परिप्रशांत मेखला से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि भूमध्य यानी कि भू यानी कि मध्य, भूमध्य सागर से होते हुए तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत व म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया में, ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में, कहाँ पे मिल जाते हैं, इंडोनेशिया में ये परिप्रशांत मेखला से मिल जाते हैं। यहाँ विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं, ठीक है। परिप्रशांत में कितने आते हैं, 63% आते हैं। यहाँ कितने आते हैं, 21% आते हैं। यहाँ भी अभिसरण के कारण होता है और यहाँ भी अभिसरण के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम अफ्रीका की मानभ्रंश घाटी। तो देखिए अफ्रीका में जो मालावी झील है, मालावी झील से होते हुए और लाल सागर से, मालावी झील से लाल सागर से होते हुए मृत सागर तक जो फैली है, ठीक है। मृत सागर, ये जो अफ्रीकन की जो मानभ्रंश घाटी क्षेत्र है ये कहाँ, मालावी झील से लेके और लाल सागर होते हुए मृत सागर तक फैली है, ठीक है। यहाँ जो भूकंप आते हैं वो किसके कारण आते हैं, अपसरण के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं, अपसरण के कारण आते हैं, ठीक है। अभिसरण में क्या हुआ था, अभिसरण में दोनों प्लेटें पास पास आई थी, अपसरण में क्या होता है, दोनों प्लेटें दूर दूर जा रही हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में है मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र, प्लेटों के अपसरण होने से। उत्तरी अमेरिका में सैन एंड्रियाटिक भ्रंश, अदान की खाड़ी क्षेत्र और हिंद महासागरीय क्षेत्र, ये इसके वितरण के अन्य क्षेत्र हैं। प्रशांत, मध्य अफ्रीका, मध्य अटलांटिक, उत्तरी अमेरिका, अदन और हिंद महासागर, ठीक है। भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए हिमालय क्षेत्र, वलित पर्वत होने से, उत्तरी मैदान, गहराई पर 4 भ्रंशों की स्थिति होने से, और प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप क्षेत्र कब, मतलब भूकंप कब आया था, देखिए कच्छ में आया था 1956 को, कोयना में 1967 को, और जो लातूर है वह 1993 को, और भुज में आया था 2001 को, ठीक है। तो ये हमने कर ली पूरी भूकंप की बात। और वैसे तो देखो टॉपिक मेन चीज़ें वही होती हैं जो हमें याद नहीं होती, जिनको हम उतारते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसके आगे बात करें तो इसके प्रभाव होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव वो होते हैं जिनसे जैसे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल जाती है, भाई जैसे भूकंप आएगा तो जो अंदर से चीज़ें निकलेगी उनको लेके या उनसे लेके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, जब भूकंप आता है तो मतलब पर्वत वलय का इनका निर्माण होता है, तो जब इनका निर्माण होता है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नई स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ठीक है।
जैसे 16 जून 1819 ईस्वी में भुज के भूकंप के समय जब 24 किलोमीटर भाग ऊंचा उठ गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्लाह का बाग। क्या कहते हैं, अल्लाह का बाग कहते हैं। उसके बाद अगर इसके नकारात्मक प्रभाव देखे जाएं तो शायद बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जब भी भूकंप आता है तो जो भवन होते हैं, इमारतें होती हैं, वो क्षतिग्रस्त होती हैं। आगजनी की घटना होती है, नदियों का बांध टूटना, नदियों के मार्ग बाधित होना और रेलवे लाइन का मुड़ना, संचार के साधन क्षतिग्रस्त होना, जनहानि होना। 26 जनवरी 2001 को जैसे हमारे कच्छ में जो भूकंप आया था वह लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों की मतलब मृत्यु हो गई थी। वो भूकंप जो आया था हमारा सुबह आया था, ठीक है, और 8.1 रिएक्टर पैमाने पे आया था, ठीक है। भूकंप पूर्व सूचना के जो स्रोत होते हैं वो हमें पता है कि जैसे एक तो भूमि का जो जल स्तर होता है उसमें अचानक से परिवर्तन होता है। बिलकारी जीव यानी कि जो मतलब धरती के नीचे जो जीव रहते हैं उनका इधर उधर भागना होता है, और पक्षियों का है सामान्य कलरव होना, ठीक है। देखिए जब हम साइंस में वो साउंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं अपने, तो वहाँ हम ये चीज़ देखने को हमें मिलती है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, वो जैसे कुत्ता होता है वो क्या कहते हैं भाई भूकंप आने से पहले वो रोना स्टार्ट कर दे, जैसे मोर होता है। तो इनको क्या जो तरंगे होती है उनका पता चलता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भाई, और कई जगह तो बहुत अलग चीज़ें जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में मुर्गियों द्वारा मतलब अंडे कम दिए गए थे, वो भी जैसे कई चीज़ें भूकंप से पता करी हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भूकंप का टॉपिक कंप्लीट। ओके, जय श्री राम। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।